नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार को बिहार के बक्सर में गंगा में 45 से ज्यादा शव मिलने की खबर और इसके विजुअल से विचलित हुए लोगों को उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में 7 शव मिले हैं। माना जा रहा है कि इन लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। टीओआई के मुताबिक एएसपी हमीरपुर अनूप कुमार ने कहा है कि 2 शव कानपुर की ओर से ट्रैक्टर्स में लाए गए और इन्हें गंगा में बहा दिया गया। इसलिए कानपुर आउटर और कानपुर देहात की पुलिस से इस बारे में संपर्क किया गया है। ऑक्सीजन की कमी ना होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भले ही लाख दावे करने, लेकिन आज भी इस देश के कई राज्यों में इस वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आया है, जहां पर सोमवार रात को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण 11 मरीजों की मौत हो गई। ये सभी मरीज कोरोना से संक्रमित थे। ये घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल के आईसीयू में हुई। आंध्र प्रदेश में बीते 2 दिनों में ऐसी ये दूसरी घटना है। रविवार को भी हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में 2 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई थी और इस वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अफसरों ने इससे इनकार किया था। कोरोना ने अब गांव में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के टिटोली गांव में पिछले 10 दिनों में 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से 6 की मौत तो कोरोना से संबंधित है। वहीं गांव वालों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है। उनका कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 40 लोगों की मौत रहस्यमय बुखार के कारण हो चुकी है। बता दें, ऐसे ही हाल उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों का भी बताया जा रहा है, जहां लोगों की मौत हो रही है और टेस्टिंग नहीं होने के कारण मौत का कारण अन्य किसी बीमारी को बता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गांवों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के गांव को प्रभावित किया है वो अति चिंतनीय है। गांव और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन व उपचार के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है और बीजेपी सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छुपाया जा सकता। नीतीश कुमार सरकार को शायद कोरोना काल में उसकी विफलताओं को सामने लाने वाले लोग रास नहीं आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के डर से जब लोग घरों में बंद हैं, तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव सरकार को बता रहे थे कि जमीन पर क्या हालात हैं। लेकिन मंगलवार सुबह पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसके पीछे कारण बताया गया है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है। बता दें, पप्पू यादव काफी समय से सक्रिय हैं। वो लगातार अस्पतालों के हाल दिखा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के घर के पीछे खड़ी कई दर्जनों एम्बुलेंस को मीडिया को दिखाया था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। ट्वीट में लयबद्ध तरीके से लिखकर कहा गया है कि लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर गिरफ्तारी, सरकार ने खुद मार ली अपने पांव पर कुल्हाड़ी, जाग गई जनता तो मोदी नीतीश ये आपको पड़ेगी भारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर लगातार नकारात्मकता फैलाने, छल कपट करने और ओछापन दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कोविड से लड़ाई के बारे में गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस कभी लॉकडाउन का विरोध करती है और कभी समर्थन करती है। उन्होंने रैलियों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने केरल में विशाल चुनावी रैलियां की और दूसरे राज्यों में ऐसी रैलियों का विरोध किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी, आपकी पार्टी के नेता उत्तर भारत में सुपर स्प्रेडर रैलियां करते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मार्च 2020 से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। भारत में पिछले एक दिन में 3,29,942 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 3,876 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,29,92,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 2,49,992 हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 37,15,000 के पार हैं। राज्यों में कोरोना वायरस से हो रही मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगता रहा है। शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों से यह आरोप साबित भी होता रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां सरकारी आंकड़ों में जितनी मौतें दिखाई गई थी, असल में एक महीने में उससे दोगुनी मौतें शमशानों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड में हैं।
एनडीटीवी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में 5,424 लोगों की मौत दर्ज है, जबकि अकेले अप्रैल महीने में इससे दोगुनी मौतें मध्य प्रदेश के शमशानों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड में हैं। कोरोना संकट के दौर में रेलवे कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। इस दौरान वे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार अभी तक 1952 रेलवे कर्मचारियों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है और अब हर रोज 1000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा के मुताबिक अभी तक 4000 बेड कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भरे हुए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर अंतरिम रोक को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रोजेक्ट निर्माण में लगे 400 कर्मी दिल्ली में कर्फ्यू लगने के पहले से ही उस जगह पर कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रह रहे हैं। उनको कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। वहीं कोर्ट इस मामले पर अब बुधवार को सुनवाई करेगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले एक हफ्ते से लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल के दामों में 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो वह डीजल की कीमत में 30 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम 102.70 रुपए प्रति लीटर हो गए और डीजल की कीमत 95.06 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल के दाम 102.40 रुपए प्रति लीटर हुई तो वहीं डीजल की कीमत भी 93.06 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 98.12 रुपए प्रति लीटर हो गए तो डीजल की कीमत भी 89.78 रुपए प्रति लीटर हो गई है। टीकाकरण पर जोर देते हुए अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त जेनेट वुडकॉक ने इस कदम को कोरोना महामारी के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण बताया। जेनेट ने कहा, यह फैसला बच्चों के हित में तो है ही, साथ ही उन्हें एक सामान्य जीवन जीने में मदद करेगा। बता दें, इससे पहले 16 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी गई थी। इजरायली सेना और फलस्तीनियों के बीच सोमवार को भी हिंसा जारी रही। सोमवार रात को फलस्तीनियों की ओर से यरूशलेम पर कुछ रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजरायली सेना ने गजा पट्टी में कई हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अभी तक इन हमलों में करीब 700 फलस्तीनी घायल हो चुके हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में हिंसा हो रही है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में प्रतिबंध लगाए जाने से फलस्तीनी नाराज हैं। इस मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है, जो यहूदियों के टेम्पल माउंट के बराबर में स्थित है और यहूदियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों ने रॉकेट से किए जा रहे हमलों को रोकने की अपील की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।